बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ। हमारा इन्वायरमेंटल साइंसेज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी कंप्लीट हो गया हुआ है। इसके अलावा हमने कुछ फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। अब हम ऑनवर्ड जो है वो फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। तो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स के ऊपर जो है वो आज हमने बात करनी है कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स क्या होती हैं। इसमें यूजुअली बच्चों जो सवाल आता होता है वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स में जो डिफरेंसेस हैं वो आता होता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। लेकिन ध्यान में रखें, एंटीबायोटिक्स पे सेपरेटली और वैक्सीन्स पे सेपरेटली भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको ना डिटेल्स करवाऊंगा, डिफरेंशिएशन ही करवाऊंगा, लेकिन आप अगर अलग से सवाल आ जाए तो वो भी आप इंशाल्लाह इजीली कर सकेंगे। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बच्चों? एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और बेटा ये याद रखें कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली यूज्ड होती हैं टू किल बैक्टीरिया और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो यूज होती हैं। तो ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है। अच्छा, एंटीबायोटिक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक मींस लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। सो अगेंस्ट लाइफ मींस अगेंस्ट माइक्रोबियल लाइफ्स। यानी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट माइक्रोबियल लाइफ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया। अच्छा, व्हाट आर वैक्सीन्स? अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान में रखिए, वैक्सीन्स जो होती है ना, ये एक ऐसी केमिकल्स हो सकते हैं या ऐसी प्रेपरेशंस हो सकती हैं जिनको जब हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे ना तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इन्हांस करेंगी, ठीक है जी, बूस्ट अप करेंगी। और हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को की मेन रिस्पॉन्सिबल है, यानी हमारी कुव्वत मुदाफियत एंटीबॉडीज की वजह से है। तो वैक्सीन असल में बॉडी में जाके एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन होती है उसको ट्रिगर करती है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन होगी कि वैक्सीन्स आर द प्रेपरेशंस which when injected in human body increase body immunity by triggering antibody production. Yani vaccines are basically related to trigger or to enhance the antibody production so that body can fight against a particular disease. तो ये वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स में मेन डिफरेंस है। अच्छा बच्चा, दूसरा डिफरेंस ये है कि एंटीबायोटिक्स जो है ना वो वायरस के अगेंस्ट इनइफेक्टिव है। यानी कोई भी एंटीबायोटिक यूजुअली वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन वैक्सीन्स जो होती है ना, ये बेसिकली एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं लेकिन वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करती। लेकिन वैक्सीनेशन होती है या वैक्सीन जो होती हैं वो हमें बैक्टीरियल, वायरल या किसी भी तरह की पैथोजन से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन शर्त यह है प्रोवाइडेड के वैक्सीन अवेलेबल हो। जैसे अब कोरोना वायरस है, उसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर, उसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जिन बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है उनसे तो हम प्रिवेंशन नहीं कर सकते, मतलब थ्रू वैक्सीनेशन हम उन बीमारियों को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। लेकिन जिन बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे निमोनिया की वैक्सीन है, ठीक है जी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, तो उन बीमारियों को रोका जा सकता है, चाहे वो बीमारियां बैक्टीरिया की तरफ से हो, वायरस की वजह से हो या किसी और पैथोजन की वजह से हो। उनको वैक्सीन के थ्रू जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है। जबकि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती हैं उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव है, लेकिन वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट इनइफेक्टिव है। दूसरी चीज ये है, एंटीबायोटिक्स हमेशा हम ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में और बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, तो फिर एंटीबायोटिक्स को हम एज ए ट्रीटमेंट यूज करते हैं। लेकिन बच्चों वैक्सीन को हम एज ए प्रिवेंशन यूज करते हैं। वैक्सीन हमेशा बीमारी होने से पहले दी जाती है ताकि बॉडी जो है उस बीमारी से जिसकी हमने वैक्सीन दी है उससे महफूज रह सके। तो ये आपने याद रखना है कि वैक्सीन जो है दे आर यूज्ड एज प्रिवेंशन। ये तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस ये है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं यूजुअली उनके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें खासतौर पे मतली होना, नोजिया जिसको कहते हैं, वॉमिटिंग यानी उल्टी का आना, डिजीनेस मतलब चक्कर आना,
GI अपसेट का मतलब है आपका जो स्टमक है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर अपसेट आ जाता है। और इसके अलावा इवन स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। इवन एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो अल्सर्स भी कॉज कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये चीज स्टमक अल्सर कॉज कर सकता है। इसके अलावा बच्चों जो वैक्सीन होती है ना उनके लिमिटेड साइड इफेक्ट्स हैं, या यूजुअली वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होते, और अगर हो तो वो लिमिटेड होते हैं। ये इनमें एक डिफरेंस और है। अच्छा बच्चों, एंटीबायोटिक्स जो होती है ना वो तकरीबन हर इंडिविजुअल को आप दे सकते हैं, किसी बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को। उसमें मतलब ये नहीं है कि कुछ खास इंडिविजुअल्स को ही दी जा सकती हैं। एंटीबायोटिक्स यूजुअली हर इंडिविजुअल के हवाले से इफेक्टिवनेस शो करती है। लेकिन बच्चों वैक्सीन जो है ना इनइफेक्टिव होती हैं उन लोगों में जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है, देखिए हमारी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक अपना इम्यूनिटी सिस्टम रखा है, और वो इम्यूनिटी सिस्टम ये है कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटी जिन आता है, एंटीजन मतलब बाहर से कोई वायरस वगैरह आ जाता है, कोई इन्वेडर आता है, तो हमारी बॉडी उसके जवाब में एंटीबॉडीज यानी प्रोटीन्स बनाती है। तो वैक्सीन जो होती है ना ये नेचुरल मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये नेचुरल इम्यूनिटी है। लेकिन वैक्सीन असल में क्या करती है, वैक्सीन हम जब इंजेक्ट करते हैं ना तो वैक्सीन इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, और बीमारी होने से पहले यूजुअली जो है वो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। क्योंकि वैक्सीन जो होती है ना उनके अंदर जिस बीमारी के अगेंस्ट हमने बॉडी को इम्यून करना होता है, वैक्सीन में उसी बीमारी के वीक या डेड वायरस मौजूद होते हैं, जो कि बॉडी में जाके एंटीजन का काम करते हैं, और बॉडी उसके जवाब में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके फ्यूचर के लिए बॉडी जो है वो सेफ हो जाती है। और वो जो चूंकि वीक वायरसेस होते हैं या डेड वायरस होते हैं तो वो बॉडी में इन्फेक्शन यूजुअली कॉज नहीं करते, लेकिन बॉडी फ्यूचर के लिए उन्हीं वायरसेस के अगेंस्ट प्रिपेयर हो रही होती है। तो इसलिए वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन है। तो ये चीज बच्चों याद रखें, जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम नेचुरली ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे उनको कोई ऑटो इम्यून डिफेक्ट्स हैं, या उनकी बॉडी के अंदर जो है वो खुदा न खास्ता एड्स का प्रॉब्लम है जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो खवातीन होती हैं, ठीक है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम उस वक्त कॉम्प्रोमाइज फेज में होता है, या ड्यूरिंग डिजीज भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो नेचुरली वर्क कर रहा होता है, वो ऐसी फेज है उसमें आप वैक्सीन नहीं दे सकते। तो ऐसी फेजेस में वैक्सीन हम नहीं दे सकते। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है वो यूजुअली हर फेज में इंडिविजुअल्स में काम आती है, और ये इनमें एक डिफरेंस ये भी है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एंटीबायोटिक, सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, उसका नाम था पेनिसिलिन। जबकि सबसे पहली वैक्सीन जो थी वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी 1798 में, उसका नाम था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये कुछ डिफरेंसेस है, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा बच्चों, एंटीबायोटिक्स के हवाले से एक पॉइंट और बहुत अहम है कि एंटीबायोटिक्स आर रिलायबल बट नॉट कंप्लीटली सेफ। यानी एंटीबायोटिक्स यूजुअली इफेक्टिव तो हैं, लेकिन उनकी जो सेफ्टी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जबकि इसके बरक्स अगर वैक्सीन के हवाले से आप बात करें तो वैक्सीन 100% रिलायबल नहीं है, लेकिन सेफ है। 100% रिलायबल का मतलब ये है कि वैक्सीन जो होती हैं, जरूरी नहीं कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया तो आपको आपको 100% दिया है कि आपको बीमारी आपको नहीं होगी। वो बीमारी हो सकती है, लेकिन बहरहाल मोर देन 90% जो है वो चांसेस है कि आप उस बीमारी से बच जाते हैं। तो 100% रिलायबिलिटी वैक्सीन की नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये एज कम्पेयर टू एंटीबायोटिक सेफ है। अच्छा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए, एंटीबायोटिक्स को ना हम 3 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक तो एंटीबायोटिक्स को हम क्लासीफाई करते हैं उनकी डेफिनेशन की बेसिस पे। डेफिनेशन के बेसिस पे एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, दूसरी बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक का वो एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, उनको किल नहीं करती। जबकि बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है जी, नेसेसरीली उसको किल कर देंगी, उसको वाइप आउट कर देंगे मुकम्मल तौर पर। अच्छा, इसके अलावा एक होती है रेंज की बेसिस पे। बच्चों, रेंज से मुराद ये है कि बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो बच्चों सॉरी, बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो बच्चों जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो 2 तरह की हैं, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर तो एंटीबायोटिक सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही है तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं, और अगर ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स की रेंज की बेसिस पे 2 टाइप्स हैं। इसके बाद बच्चों, इनके मैकेनिज्म की बेसिस के ऊपर भी 2 टाइप्स हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर।
इनफैक्ट जो बैक्टीरिया होता है उसकी एक सेल वॉल होती है और उसकी बॉडी के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, प्रोटीन होती है। तो अगर या तो एंटीबायोटिक उसकी सेल वॉल को डैमेज करती है, या उसको बनने से रोकती है, या उसके प्लाज्मिड और प्रोटीन को बनने से रोकती है। इसलिए इस एतबार से भी एंटीबायोटिक्स की दो टाइप्स हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकेंगी और कुछ वो जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। इसके साथ अगर आप टाइप्स ऑफ वैक्सीन पे आ जाए तो बच्चों वैक्सीन के कई टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन हैं, ठीक है, जिनमें लाइव बैक्टीरिया सॉरी वायरसेस होते हैं या जर्म्स होते हैं जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में, लेकिन वो वीक होते हैं ताकि बॉडी एक्टिवेट हो जाए उनके अगेंस्ट। इसके अलावा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं जिनमें इनएक्टिवेटेड वायरसेस या जर्म्स होते हैं, ठीक है जी, उनको एक्टिवेट हमने किया होता है मुख्तलिफ फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल मेथड्स के जरिए से। इसके बाद बच्चों कुछ सब यूनिट वैक्सीन हैं जिनमें इवन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वैक्सीन में, जिनको अगर इंजेक्ट किया जाए बॉडी में तो बॉडी उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में खुद से प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती है, जिसकी एक मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है। इसके बाद टॉक्सॉइड वैक्सीन हैं, कॉन्जुगेट वैक्सीन हैं, डीएनए वैक्सीन हैं और रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन हैं। बच्चों इन वैक्सीन की जो क्लासिफिकेशन है वो इस बुनियाद पे की गई है कि इनको किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है और इनमें किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, इस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं और ये इनकी टाइप्स इसी बेसिस पे होती है। अच्छा बच्चों, लास्ट में कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। एंटीबायोटिक्स की कुछ बड़ी फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है जी, या सेफलोस्पोरिन है। ये सब जो है वो एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन हैं, रोटावायरस वैक्सीन हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हैं। ये मुख्तलिफ बीमारियों के अगेंस्ट जो है वो यूज होती हैं एज प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा बच्चों, अब एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि व्हाट आर डीएनए वैक्सीन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके पेपर में, भाई ये डीएनए वैक्सीन क्या होती है। असल में डीएनए वैक्सीन जो होती है ना, ये वो वैक्सीन हैं जिनमें डीएनए होता है, ठीक है जी, और इस डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक कोड होता है, प्रोटीन्स का एक कोड होता है। उस कोड को एंटीजन भी कहा जा सकता है और वो कोड हमने किसी पैथोजन से लिया होता है। जब उस डीएनए को हम इंजेक्ट करते हैं सेल्स में तो उसके जरिए से हमारी जो बॉडी होती है वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देती है खास किस्म की। पहले तो वो जब इंजेक्ट होती है तो एंटीजेंस जनरेट होती हैं, प्रोटीन्स जनरेट होती हैं, ठीक है जी। तो जब वो प्रोटीन्स जनरेट होंगी तो हमारी बॉडी उन प्रोटीन्स को एज ए फॉरेन पार्टिकल या एज ए फॉरेन इन्वेडर जो है वो एक्सेप्ट करेगी, रिकग्नाइज करेगी और फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके जवाब में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। तो ये इस तरह की जो वैक्सीन जो डीएनए के जरिए से ली गई होती हैं, डीएनए के जरिए से ली गई होती हैं, पैथोजेंस के डीएनए से बनाई गई होती हैं उनके कोड्स के जरिए से, तो उनको डीएनए वैक्सीन कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन हैं या टी सेल लिम्फोमा, ये वैक्सीन जो है ये डीएनए वैक्सीन कहलाती हैं। So this is all about antibiotics और vaccines and it is very important with respect to paper point of view. उसको आप बेटा ज़हन में रखिएगा। Thank you so much जी, अल्लाह हाफिज़।